हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं जेके सर और आप देख रहे हैं समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में चैप्टर नंबर चल रहा है वर्ब का। तो फ्रेंड्स, अगर इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो जरूर एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए हम अपने इस वर्ब वाले चैप्टर को आगे ले चलते हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ रखा है फ्रेंड्स, उसका वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, आज हम लोग को ये पढ़ना है रूल नंबर 7 फ्रेंड्स। तो आपको पता है कि 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी मैं खत्म कर चुका हूँ, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। क्लियर फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप उसको बाद में देख लेंगे। आइए हम लोग चलते हैं इस रूल नंबर 7 पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके पहले का वीडियो देखे हैं तो भली भांत समझ में आएगा, और नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, देखते हैं। लिखा, जब वाक्य से यह दर्शाना हो कि कार्य वर्तमान काल में अभी अभी समाप्त हुआ है, ठीक है, तब हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। किंतु जब यह दर्शाना हो कि कार्य वर्तमान काल में समाप्त हुए कुछ देर हो गई, तब हैज हैव के स्थान पर इज आर का प्रयोग होता है। ऐसा प्रयोग इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ होता है। देखो फ्रेंड्स, मैं तो पढ़ने के लिए पढ़ दिया, और आप भी सोच रहे होंगे सर ये पढ़ रहे हैं और हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इसका क्या मतलब। फ्रेंड्स, केवल समझना है। देखिए, यहाँ पर कहने मतलब है कि कभी कभी हमारे सामने ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें हम प्रेजेंट में ही यूज करते हैं। उस सेंटेंस को प्रेजेंट में ही, यानी वर्तमान काल में ही हम यूज करते हैं, लेकिन होता है कि कुछ 1-2 सेकंड पहले, या हो सकता है 2-4 सेकंड पहले, 2-4 घंटे पहले, यानी हम उसको टाइम से डिनोट नहीं कर सकते हैं। बताने का सिर्फ ये मतलब है, जैसे अगर मैं एग्जांपल में कहूँ, अभी जैसे मान लेते हैं कि इस समय 12 बज रहा है, सपोज करिए कि इस समय 12 बज रहा है, ठीक है, और 12:15 बजे मैंने कहा 10 किलोमीटर दूर किसी को जाना था, मैंने कहा वह वहाँ पहुँच गया है, वह यहाँ से चला गया। अब चला गया फ्रेंड्स, 2 कंडीशन है। चला गया है यानी कि यहाँ से कोई व्यक्ति चला गया है, ठीक है, तो 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि चला गया है तो हो सकता है वो पहुंच गया हो, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो अभी रास्ते में हो, अभी कुछ देर पहले निकला हो, है ना फ्रेंड्स। तो 2 कंडीशंस बनते हैं, तो दोनों के लिए ही फ्रेंड्स हम लोगों के पास प्रेजेंट में यूज करना होता है, बट हेल्पिंग वर्ड यूज करते हैं हम लोग, या तो प्रेजेंट परफेक्ट का, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्लियर, तो डिपेंड करता है कि सेंटेंस का भाव कैसा है, उसकी टाइमिंग कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बताया सिर्फ ये जा रहा है फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि अभी अभी कोई भी कार्य वर्तमान काल में समाप्त हुआ है, तब हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ देर पहले, है ना। लेकिन कहा जा रहा है कि किंतु जब यह दर्शाना हो कि कार्य वर्तमान काल में समाप्त हुए कुछ देर हो गया, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए क्या हो गया, कुछ टाइम बीत चुका है, ठीक है, उस कंडीशन में हम हैज हैव का प्रयोग न करके इसके स्थान पर हम या तो इज का प्रयोग या तो आर का प्रयोग करते हैं। और ऐसा कब होता है फ्रेंड्स, ये इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने कंप्लीटली बताया है। और जब मैं एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा तो यहाँ से फिर से एक बार चर्चा करूंगा, क्योंकि वहां का ये भी एक चैप्टर है। क्लियर फ्रेंड्स, तो आइए इसके कुछ एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं, तो जाके ये बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, लिखा है ही हैज गॉन टू अमेरिका, एंड सेकंड लिखा है ही इज गॉन टू अमेरिका। तो फ्रेंड्स, चेक करना ये है कि हैज के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये सबको पता है। इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, यहाँ पर ये कैसे पॉसिबल, है ना। देखा जाए तो फ्रेंड्स, ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट हैं, नो डाउट। यहां पर ग्रामेटिकली कोई भी मिस्टेक नहीं है। समझने का सिर्फ फेर है, समझने का सिर्फ अंतर है, उसके भाव के समझने का सिर्फ अंतर है। वो क्या है फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि ही हैज गॉन टू अमेरिका, इस वाक्य से यह अर्थ निकलता है कि वह अमेरिका के लिए कुछ देर पहले गया है, यानी कि अभी वह रास्ते में है, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि दूसरे वाक्य से, यानी कि इज वाले वाक्य से यह अर्थ निकलता है फ्रेंड्स कि वह अमेरिका पहुंच गया होगा, यानी कि एक संभावना दर्शाया जा रहा है। देखो, इससे अभी वह रास्ते में है, इसका मतलब कुछ देर पहले हो गया, ठीक है, और वह अमेरिका पहुंच गया होगा, यानी कि वो बहुत देर पहले हो सकता है, ठीक है, वर्तमान में ही। हमारी बात ये समझ में आ रही है डियर, तो आपको समझ में ये आ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम ग्रामेटिकली दोनों सही है। हम हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे तो हो गया क्या कि हम कुछ देर, यानी कि वर्तमान में ही कुछ कार्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। या ऐसा ही इज गोइंग टू अमेरिका, यहां पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि कार्य कुछ देर पहले ही हुआ, बट हो सकता है कि वो पूरा हो गया हो, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा यहाँ पे कहने का मतलब है, और यही था आपका रूल नंबर 7। क्लियर फ्रेंड्स, तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं नेक्स्ट वाला रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 एकदम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिएगा, अगर आपने कहीं ना कहीं टेंस पढ़ा होगा फ्रेंड्स, यदि आपने कहीं टेंस पे पढ़ा हुआ है तो उसमें एक टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चूंकि अभी मैं आपको टेंस नहीं पढ़ा, इसलिए मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आप कहीं देखे होंगे। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कंप्लीटली बताऊंगा कि वहां पे सेंटेंसेस 2 से 3 टाइप के बनते हैं,
ठीक है, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो एक सिंगल सेंटेंस बनता है सिंगल फ्रेज के द्वारा, सिंगल क्लॉज के द्वारा, और होते हैं क्या कुछ सेंटेंस ऐसे जो डबल क्लॉजेस के द्वारा जुड़ते हैं प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के यूज से। क्लियर फ्रेंड? तो उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसमें दो टेंसेस का प्रयोग होता है, या तो पास्ट परफेक्ट का होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट का होगा, या तो दोनों के साथ में प्रयोग होता है, तो इसलिए कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसी के मद्देनजर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब नाम का चैप्टर, तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का या पास्ट परफेक्ट का, है ना। जैसा कि सभी लोग जानते हैं पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट का होता है डिड। क्लियर फ्रेंड्स? या तो इसके साथ हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और इसके साथ हम क्या करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन जब डिड का प्रयोग नहीं करेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे, ऐसा हम लोग जानते हैं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें कैसे प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि पास्ट टेंस में समाप्त हुए दो कार्यों के लिए पहले समाप्त हुए कार्य का वर्ब पास्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त हुए कार्य का वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में रहता है। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, पास्ट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स देखा जाए तो पहले समाप्त हुए कार्यों को पास्ट टेंस कहने का मतलब है यहाँ की पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे कहने क्या मतलब है फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात किया जा रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा बाद में समाप्त हुए कार्य का जो वर्ब होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा, यानी कि इसको हम पास्ट इंडेफिनिट कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह आपका है पास्ट इंडेफिनिट और यह है पास्ट परफेक्ट, ऐसे समझें। ठीक है, इसका लिए जो ट्रिक है फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं। देखिएगा ये है फ्रेंड, जब आपके साथ दो सेंटेंसेस जुड़े हों, एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले तो समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल, अभी मैं आगे और दिखाता हूँ। तुम्हारे आने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया। चलो फ्रेंड्स देखो, छोटा सा ये टेंस है, सेंटेंस है, ठीक है, ये समझना है। लिखा क्या है फ्रेंड्स, तुम्हारे आने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया। यहां पर देखो फ्रेंड्स, एक तो सेंटेंस लिखा है बाद, और अगर मैं यहां पे लिख दूं पहले तब क्या होगा। ठीक है, तुम्हारे आने के पहले मैंने दरवाजा बंद किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझना है कि दो टेंसेस यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे दो क्लासेस है, एक प्रिंसिपल क्लास एक सबऑर्डिनेट क्लास। आगे मैं पढ़ाऊंगा कि प्रिंसिपल क्लास क्या है और सबऑर्डिनेट क्लास क्या है। ठीक है, एक सेंटेंस है क्या, तुम्हारे आने के पहले या तुम्हारे आने के बाद, और दूसरा सेंटेंस है मैंने दरवाजा बंद किया। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट हो, जिसकी मीनिंग अपने आप में संपूर्ण हो, या जिसकी मीनिंग अपने आप में पूर्ण हो, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल क्लास। और जो अपने आप में मीनिंग अधूरी हो, पूरी न हो, उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, अगर मैं बोलूं तुम्हारे आने के पहले या तुम्हारे आने के बाद, अगर मैं बोल के चुप हो जाऊं तो क्या पूरी मीनिंग समझ में आ रहा है? पूरी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है डियर, है ना। जब जब वो पूरी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, जिसका मतलब वो सबऑर्डिनेट क्लास है। ठीक है, आश्रित उपवाक्य है, वो अपने प्रिंसिपल क्लास पे आश्रित रहेगा, डिपेंड रहेगा, निर्भर रहेगा। क्लियर, तभी उसकी मीनिंग पूरा होता है। बट प्रिंसिपल क्लास की मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होती है, वो बाद में आपको कंप्लीटली बताऊंगा। यहाँ पे समझना ये है फ्रेंड्स, ट्रिक हमारा ये है, जब भी हमारे सेंटेंस में बाद मिले तो हम लोग टेंस, कौन सा टेंस हम इसमें मानेंगे, एक कॉमन टेंस मान के चलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, हम कॉमन टेंस मान के चलते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का रूल आपको पता होगा। ठीक है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, आगे जो होगा होगा। और जबकि पास्ट इंडेफिनिट को होता है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ऐसा होता है कि नहीं, सभी लोग जानते होंगे। अब यहाँ पर समझना ये है फ्रेंड्स, देखो जरा, हमने कहा अगर बाद मिले, हमारे वाक्य में बाद मिले, या इंग्लिश वाक्य में क्या मिले, आफ्टर मिले। ठीक है, तो हम बाद में ही पास्ट परफेक्ट करेंगे। अगर बाद मिले तो बाद में पास्ट परफेक्ट, अगर पहले नाम का शब्द मिले तो पहले पास्ट परफेक्ट। अगर एक कंफर्म हो गया तो दूसरा अपने आप कंफर्म हो जाएगा। यही है मेरा ट्रिक, ऐसे समझो। बिफोर मतलब पहले, बिफोर मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, पहले। अगर हमारे सेंटेंस मिल गया पहले नाम का वर्ड या बिफोर मिल गया अंग्रेजी में, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम जब देने आप जाएंगे तो वहां पे हिंदी शब्द तो मिलेगा नहीं, टोटली इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो आप खोजिएगा, अगर सेंटेंस बिफोर है तो समझ जाना कि इसके पहले पास्ट परफेक्ट यूज होगा। ठीक है, और जो बाद में बचेगा उसको हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। जरा देखिएगा, मैंने यहाँ पे बताया कि हमारा ये जो ट्रिक है वो ये है कि अगर हमारे सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश सेंटेंस होगा तो मिलेगा आपका बिफोर, और हिंदी सेंटेंस होगा तो क्या मिलेगा, पहले। एग्जाम जब देने जाएंगे तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा बिफोर। तो बिफोर के मतलब होता है पहले। अगर पहले आ जाए तो हम पास्ट परफेक्ट को पहले लिखेंगे, और बाद आ जाए नहीं, आफ्टर मतलब होता है आपको बाद या पश्चात। ठीक है, तो हम बाद में पास्ट परफेक्ट करेंगे। अगर एक कंफर्म हो गया, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो गया तो इधर जाहिर सी बात है पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, और यहाँ पता चल गया अगर पास्ट परफेक्ट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट होगा।
क्लियर। और दोनों का स्ट्रक्चर ये होता है, आपको पहले से पता है। पास्ट परफेक्ट मतलब होता है सब्जेक्ट के साथ हैड और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लियर। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ये सबको पता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारा यहाँ पे कहने का मतलब था। तो आइए हम सभी लोग मिलकर इसको पूरा करते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। एग्जाम्पल आपका ये है फ्रेंड्स, रूल नंबर 8 का कह रहा है कि एग्जाम्पल में अब देखो आई शट और क्लोज। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, शट का मतलब बंद करना, क्लोज मतलब भी बंद करना होता है। मैं एक पकड़ के चलता हूँ, कोई भी एक, चलो ठीक है, मैं शट को लेकर चलता हूँ। आई शट द डोर बिफोर ही हैड गॉन। अब यहाँ पे चेक करना है सही है या गलत। अगर आपको सही लगता है तो सही का निशान लगाएं, अगर गलत है तो आपका क्या करें, गलत का निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स जरा चेक करो, लिखा आई शट द डोर, मैंने दरवाजा बंद किया, बिफोर ही हैड गॉन, उसके जाने के पहले, ठीक है फ्रेंड्स। अब बिफोर आ गया, आपके सेंटेंस में ये आएगा। मान लेते हैं अगर स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन है, यहाँ पर ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट और ये डी पार्ट, यहाँ पर आगे नो एरर लिखा होता। तो फ्रेंड्स आपको ये स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या डाउट है, क्या एरर है ना। तो आपको आना चाहिए भली बात। अब चूंकि हम लोग वर्ब का चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो वर्ब के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन चेक करेंगे। लिखा आई क्लोज द डोर या आई शट द डोर, मैंने दरवाजा बंद किया, बिफोर ही हैड कम। तो फ्रेंड्स जैसा कि मेरा अभी ये ट्रिक था, मैंने कहा अगर बिफोर आए, ठीक है, तो पहले पास्ट परफेक्ट करेंगे, ठीक है। आफ्टर आए यानी बाद आए तो बाद में पास्ट परफेक्ट करेंगे। एक कंफर्म हो गया, दूसरा अपने आप कंफर्म हो जाएगी, या तो आपको पता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इस एग्जाम्पल तरफ। तो देखो फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे देखो बिफोर आया। बिफोर जैसे ही हमने देखा, बिफोर मतलब पहले या पूर्व होता है, तो हम पहले पास्ट परफेक्ट खोजेंगे। क्या पहले पास्ट परफेक्ट मिला, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, क्या हैड आया, नहीं आया, सेंटेंस गलत हो गया फ्रेंड्स, सेंटेंस कैंसिल, ठीक है। आगे चेक करो, लिखा आई हैड शट द डोर, मैंने दरवाजा बंद किया, बिफोर ही वेंट। अब देखो बिफोर आया, बिफोर नाम का वर्ड, इधर हमको चेक करना है पास्ट परफेक्ट है क्या, हाँ है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो पास्ट परफेक्ट हो गया। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो ही वेंट, अब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, यानी कि ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं सेकंड एग्जांपल। लिखा आई शट द डोर आफ्टर ही हैड गॉन। अब देखो फ्रेंड्स, लिखा आई शट द डोर, मैंने दरवाजा बंद किया, आफ्टर आ गया। अब सेंटेंस में क्या आ गया फ्रेंड्स, आफ्टर। आफ्टर नाम को जैसे ही कंजक्शन मिला, ये कंजक्शन होते हैं फ्रेंड्स, आगे मिलेगा आपको कंजक्शन के चैप्टर में। कंजक्शन जैसे मिला यहाँ पे, तो हम चेक करेंगे आफ्टर मतलब बाद में, और बाद में हमको चेक करना है क्या पास्ट परफेक्ट, क्या बाद में पास्ट परफेक्ट लिखा है, ही हैड गॉन, सब्जेक्ट वर्ब का हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिल्कुल करेक्ट है। और इधर क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, इस कंडीशन में सही है। जबकि यहाँ देखा लिखा है क्या, इस सेंटेंस में लिखा है आफ्टर, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बाद में आना चाहिए पास्ट परफेक्ट। क्या आया बाद पास्ट परफेक्ट, नहीं आया। जैसे देखे नहीं आया, सेंटेंस को कैंसिल करें, आगे बढ़े, यही होता है एग्जाम में। क्लियर फ्रेंड्स। आगे देखते हैं थर्ड एग्जांपल। चेक करो इसमें कंजक्शन क्या है, इसमें कंजक्शन है बिफोर, और बिफोर मतलब पहले पास्ट परफेक्ट आएगा। चेक करो पहले पास्ट परफेक्ट है, हाँ है, सब्जेक्ट हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। इधर देखो पास्ट इंडेफिनिट है, हाँ है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, यानी कि ये सेंटेंस आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, यह आपका करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। यहां पर यही बात कहना था फ्रेंड्स, जो रूल नंबर 8 आपको बताया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया। अब रूल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जो रूल नंबर 9 है वो कह रहा है पोजीशन ऑफ वर्ब, यानी कि जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं ना, इसका पोजीशन क्या है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बेसिक रूल होता है पहले सब्जेक्ट, फिर आता है क्या, हेल्पिंग वर्ब, आता है मेन वर्ब, आता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो भी होगा एटसेट्रा वगैरह सब आगे चलता चलेगा, है ना फ्रेंड्स। तो ये जो वर्ब है ना, ये दो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसका जो पोजीशन है, इसका जो स्थान है, सब्जेक्ट के पहले आ सकता है, सब्जेक्ट के बाद में आ सकता है, ऑब्जेक्ट के पहले आ सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद में आ सकता है, या कहीं पर भी आ सकता है, उसी के बारे में यहाँ पे समझना है। एक्चुअली होता क्या है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के पहले और सब्जेक्ट के बाद, ये तो उसका बेसिक रूल है, बेसिक उसका पोजीशन है। लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट के पहले भी आता है, ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी ऑब्जेक्ट के आगे पीछे आ सकता है, तो वो कंडीशन में हमें समझना पड़ेगा, ठीक है डियर। तो आइए हम लोग यही आगे बढ़ाते हैं कहानी को। रूल नंबर 9 में यही करा पोजीशन ऑफ वर्ब, करा पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। अभी हमको चेक करना है सब्जेक्ट और वर्ब का जो पोजीशन होता है वो क्या है, तब हम बाद में देखेंगे ऑब्जेक्ट और वर्ब का पोजीशन। पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है सामान्य रूप से वर्ब का स्थान सब्जेक्ट के बाद होता है, हाँ जरूर होता है। अभी मैंने यहाँ पर रूल लिखा था, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, ऐसा ही होता है हमारा रूल। अरे होता है या नहीं होता है। तो सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। यहाँ पे वर्ब लेके चलते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही तो वर्ब है ना, तो वर्ब लेके चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है सामान्य रूप से वर्ब का स्थान
सब्जेक्ट के बाद होता है। हाँ, सब्जेक्ट के बाद होता है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। परंतु निम्नलिखित दशाओं में वर्ब का स्थान सब्जेक्ट के पहले होता है। अब यही तो समझना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो हमको और आपको पता है, लेकिन कह रहा है कि किंतु कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्या दशाएं हैं जिनकी वजह से सब्जेक्ट के पहले यूज होता है कौन, वर्ब। सब्जेक्ट के बाद में है, अब हम क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट पहले कर देंगे। कौन कौन से कंडीशन है फ्रेंड्स, अगर आप टेंस पढ़ोगे तो पता होगा, पहला तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव है। और दूसरा क्या होता है, कुछ एडवर्ब और कुछ क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, उनके बारे में समझना होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसके आगे कुछ पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, बाद में आता है, तो पहले क्या आएगा, वर्ब आ जाता है फ्रेंड्स, ये बात याद रखना होगा। पहले वर्ब होगा, बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद जो होना होगा अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर जुड़ेगा, ये आपको पता है। चलिए ठीक है, अब हम चेक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि वाई आर यू नॉट गोइंग, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तो फ्रेंड जरा देखो, सब्जेक्ट आपका यू है और यू के पहले आ गया वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब तो आपका ये है ही, मेन वर्ब तो आपका ये है, लेकिन देखो जरा एक वर्ब कहाँ गया, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आया। वही चीज यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है जो रूल नंबर 9 कहता है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या, व्हेन वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे। अब देखो फ्रेंड जो सब्जेक्ट है वो ये है, ठीक है। सब्जेक्ट के पहले यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब आ गया, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये सब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है, ये कौन सा रूल बताया, कंडीशन पॉइंट नंबर 1 में, ठीक है। कारण निम्नलिखित दशाओं में सब्जेक्ट के पहले होता है वर्ब, तो पहला यही हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ओके फ्रेंड्स, चलो देखते हैं फिर। उपरोक्त वाक्यों से यह स्पष्ट है कि वाई या व्हेन का प्रयोग कर देने से प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बन सकता है, अतः इसके लिए वर्ब आर तथा वर्ब को सब्जेक्ट यू के पहले प्रयोग किया गया है। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, यानी कि जो हम लोगों ने सेंटेंस देखा, एक ये और एक ये, इसके बारे में कहा जा रहा है कि वाई और व्हेन, यानी कि ये वाई की बात कर रहा है और व्हेन की बात कर रहा है, ठीक है। ये इनका प्रयोग कर देने से प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बन सकता है, अतः इसके लिए वर्ब आर तथा वर्ब को, ठीक है, आर तथा वर्ब को सब्जेक्ट यू के पहले प्रयोग करना है। यानी कि जब तक इस वर्ब को आर और वर्ब को, चूंकि आपको पता है सब्जेक्ट के बाद होता है, यहाँ पे अभी मैंने लिखा था रूल, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में होता है। अगर हम सब्जेक्ट के पहले यहाँ पर नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, WH वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यही बात बताता है कौन, रूल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 2 का। पॉइंट नंबर 2 का, जब वाक्य निम्नलिखित नेगेटिव एडवर्ब्स या कंजक्शन से प्रारंभ हो तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट का क्या रहा है कि जब क्या कह रहा है, नेगेटिव एडवर्ब हो या नेगेटिव कंजक्शन से वाक्य का प्रारंभ हो, यानी वाक्य की शुरुआत किससे हो, नेगेटिव एडवर्ब या नेगेटिव कंजक्शन से, वो क्या होते अभी दिखाता हूं, तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब का प्रयोग होता है। पहला कंडीशन तो आप लोगों ने समझ लिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब दूसरा इन वर्ब्स के साथ, इन एडवर्ब या कंजक्शन के साथ। अब इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एडवर्ब हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कंजक्शन है, समझना होगा। ऑलरेडी हम लोग कंजक्शन और एडवर्ब में समझेंगे। देखो फ्रेंड, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली, नेवर, लिटिल, नो सूनर, इन नो, अदर वे, इन नो केस, नो अकाउंट, ओनली बाय, ओनली देन, ओनली व्हेन, ठीक है, ओनली इन दिस वे, नॉट ओनली, नो वेयर, नॉर, नाइदर, सो। ऐसे ढेर सारे वर्ड्स हैं फ्रेंड्स जिनके साथ अगर हमको मेन वर्ब का प्रयोग करना हो या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना हो तो फ्रेंड्स याद रखना सब्जेक्ट के पहले ही आएगा, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए वैसे भी आपको कंजक्शन में और एडवर्ब में सारे वर्ड्स कुछ मिलेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, सेल्डम एडवर्ब भी है, ठीक है, स्कार्सली, बेयरली, ये सब एडवर्ब है। क्लियर फ्रेंड्स, ऐसे ढेर सारे वर्ड्स हैं। ये आपका क्या होता है, कंजक्शन भी है ना, ये आपका एडवर्ब है, ये आपका कंजक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ढेर जो ये नेम है ना, कभी एडवर्ब है कभी कंजक्शन है, इनका प्रयोग हो जाने से हम वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। वर्ब को कहाँ कर देंगे फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। यही इस रूल का कहने का मतलब है। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहा है, नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है सब्जेक्ट आपका तो ये है, सबको मालूम है, ठीक है। आपका जो मेन वर्ब है वो ये है, मेन वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, ये हैड है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हेल्पिंग यानी इसी वर्ब की बात किया जा रहा है, सब्जेक्ट के पहले आया। सब्जेक्ट पहले क्यों आया, क्योंकि नो सूनर आया, ठीक है। तो हमारा यही कहने का मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो लिखा होगा नो सूनर, ठीक है, ये लिखा है नो सूनर। अभी मैं एक के साथ एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी आप समझ सकते हैं।
नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन, जैसे वह स्टेशन पहुंचा द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। अब देखो फ्रेंड्स पॉइंट नंबर सेकंड क्या कर रहा है, नो सूनर डज ही सी मी। अब देखो फ्रेंड्स सब्जेक्ट आपका ही है, अब इसके पहले क्या हो गया, वर्ब आ गया, डज आया कि नहीं आया, किसकी वजह से आ रहा है, नो सूनर के साथ। वैसे फ्रेंड्स मैं आगे कंजक्शन बताऊंगा, चूंकि कंजक्शन है आगे मैं बताऊंगा कि इसके दो प्रयोग होते हैं, चाहे तो इसको हम हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में भी रख सकते हैं नो सूनर को, ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी जो मुद्दा है उसको पढ़िए कि वर्ब का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के पहले भी कर सकते हैं, ये पॉइंट नंबर सेकंड बताया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की, कह रहा है नो सूनर डिड द थीफ पीप थ्रू द होल, जैसे ही चोर ने छेद से झांका देन द पुलिस शॉट हिम, त्यों ही उसे पुलिस ने क्या किया, शॉट कर दिया, यानी कि गोली मार दी। अब फ्रेंड्स चेक ये करना है कि नो सूनर तो आया और सब्जेक्ट है क्या आपका द थीफ, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले क्या आ गया, डिड, यानी कि वर्ब आ गया। क्लियर फ्रेंड्स, तो हमारे कहने का जो मतलब था आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं आगे, बट उसका नेगेटिव क्या कह रहा है, कह रहा है जब ये नेगेटिव एडवर्ब्स वाक्य के प्रारंभ में ना होकर बीच में प्रयुक्त हो किए गए। दूसरा प्रयोग यही है फ्रेंड्स, मैंने कहा ना इसका प्रयोग दो होते हैं, पहला और दूसरा। अभी तो सब्जेक्ट के पहले यूज हो रहे थे, उसके बाद क्या आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब। अब क्या कह रहा है कि जब ये बीच में आए, बीच में कहने का मतलब है फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इनका प्रयोग होगा, किसका, यही नेगेटिव एडवर्ब्स का, ठीक है। उस कंडीशन में सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है, ठीक है, यानी कि वही बेसिक रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के पहले आता है, ठीक है, ये तो पहले से ही हम लोग जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वर्ब कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के, ये सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है, तो ये सब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब के पहले, यही इस रूल का कहने का मतलब है। तो आइए चल के देखते हैं एग्जांपल, कह रहा है क्या, ही हैड नो सूनर रीच द स्टेशन। अब देखो फ्रेंड्स ये हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या आपका रीच्ड मेन वर्ब है, इसके बीच में आ गया नो सूनर, ठीक है फ्रेंड, तब भी आपका सेंटेंस करेक्ट है, गलत नहीं है। ही हैड नो सूनर रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। अब फ्रेंड्स ये मैं कंजक्शन में तब पढ़ाऊंगा जब आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं बनाने वाला हूँ। क्या होगा, क्योंकि नो सूनर के साथ यहाँ पे एग्जाम्पल में आता है, एग्जाम में यहाँ पे कर देगा देन या लिख देगा वेन, ये मैं ऑलरेडी मैं पढ़ाऊंगा आपको कंजक्शन के चैप्टर में, तो वेन और देन नहीं होता है बल्कि देन होता है, ठीक है। तो ये अभी हमारा एक क्या है, मुद्दा नहीं है, अभी हमारा मुद्दा ये है कि ये सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है, आपका सेंटेंस करेक्ट। सेकंड एग्जांपल है ही नो सूनर सीज मी देन ही बिगिंस टू स्माइल, जैसे वह मुझे देखता है मुस्कुराने लगता है। अब देखो फ्रेंड्स सीज ये क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, प्रेजेंट डिफिनिट है, ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सीज लगा, इसके पहले क्या गया, नो सूनर। या हम ऐसे बात करें फ्रेंड्स कि ये जो वर्ब है, वर्ब सीज, वो किसके बाद आया है, सब्जेक्ट के बाद आया है, जैसा कि रूल में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये यहां तक आपको कहानी समझ में आ गया। अब पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं, लिखा है द थीफ नो सूनर पीप्ड थ्रू द होल देन द पुलिस शॉट हिम। अब द थीफ नो सूनर, अब देखो फ्रेंड्स नो सूनर आया, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया। आपको पता है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में लगता है, यानी कि जब जब नेगेटिव इंटरोगेटिव यूज होता है उस कंडीशन में वर्ब का सेकेंड फॉर्म ना होकर फर्स्ट फॉर्म हो जाता है और हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हो जाता है। अफर्मेटिव में डिड तो आएगा नहीं हेल्पिंग वर्ब, तो जब नहीं आया यहाँ पे डिड, तो नो सूनर कहाँ पे आएगा, हेल्पिंग वर्ब के पहले। यही तो इसमें क्या हो रहा है, इस वाले में हेल्पिंग वर्ब आता है और मेन वर्ब आता है, तो दोनों के बीच में आ गया। बट यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब तो आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा ही नहीं, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो उसके पहले आएगा, है ना, इसके पहले नो सूनर आ गया। तो यही मेरा कहने का मतलब था फ्रेंड्स, द थीफ नो सूनर पीप्ड थ्रू द होल देन द पुलिस शॉट हिम। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग सेंटेंस की शुरुआत या हम लोग देखते हैं कि वर्ब का पोजीशन है कहाँ, ठीक है, कभी सब्जेक्ट के पहले कभी सब्जेक्ट के बाद हो रहा है। अब पॉइंट नंबर 3 कह रहा है निम्न प्लेस एडवर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में भी वर्ब सब्जेक्ट के पूर्व प्रयुक्त होता है। अब देखो क्या कर रहा है, वर्ब कहाँ आएगा फ्रेंड्स, अभी सब्जेक्ट के बाद में आता था यहाँ पे, अब क्या कर रहा है, अब सब्जेक्ट के पहले आएगा। निम्न प्लेस एडवर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में भी वर्ब कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के पूर्व प्रयुक्त होता है। कौन कौन सा वो प्लेस एडवर्ब है फ्रेंड्स, जैसे हमने कहा इन, आउट, अप, डाउन, ऑन, अपॉन, ओवर, अंडर, बैक, राउंड, फॉरवर्ड एटसेट्रा। फ्रेंड देखो ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना, ये क्या है, प्लेस क्या एडवर्ब्स। आगे मैं एडवर्ब की क्लास में प्लेस एडवर्ब पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड्स, जो कि मैं हमेशा आपको पढ़ाता हूँ। सब्जेक्ट आएगा, आगे होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा मेन वर्ब, आगे होगा ऑब्जेक्ट, फिर होता है एटसेट्रा। तो एटसेट्रा मैंने कहा था ना 4 चीजें, मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन। तो यही प्लेस की बात किया जा रहा है, जो क्या है, प्लेस एडवर्ब के रूप में हम आगे एडवर्ब की क्लास में पढ़ेंगे। और छोटा सा एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, इन मतलब में या अंदर। अब किसी भी चीज के अंदर हो,
ठीक है, किसी भी चीज में हो तो कहने का मतलब वो भी एक प्लेस होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार आउट, अब आउट क्या होगा, घर के बाहर हो, घर के किसी भी चीज के बाहर हो तो बाहर भी तो कोई प्लेस होगा। इसी तरीके से डाउन मतलब नीचे, अप मतलब ऊपर, यानी कि जो भी चीजें यहाँ पर लिखा गया फ्रेंड सभी एक ऐसा एडवर्ब है जो प्लेस को दर्शाता है, इसलिए प्लेस एडवर्ब कहलाएगा। इन सभी कंडीशन में अगर इनसे हमारे वाक्य की शुरुआत होता है फ्रेंड, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर इनसे हो तो उस कंडीशन में हमारा जो सब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स वो सब्जेक्ट कहाँ आएगा, वो सब्जेक्ट वर्ब के बाद आएगा, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि उस सब्जेक्ट के पहले वर्ब आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है पहला, डाउन फेल एन ऑरेंज, नीचे क्या हुआ फ्रेंड्स, एक सेब गिरा, नीचे एक सेब गिरा। अब देखो फ्रेंड्स ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, यही तो गिरा, इसके पहले देखो वर्ब आ गया। क्यों आ गया वर्ब, क्योंकि ये डाउन नाम का जो क्या है प्लेस एडवर्ब वो सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है। ठीक है, आगे अंडर अ ट्री वर सम बॉयज प्लेइंग, यानी कि पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, कुछ लड़के खेल रहे थे। अब यहाँ पे ये चेक करना है फ्रेंड्स, ये सम बॉयज क्या है आपका, सम बॉयज है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया फ्रेंड्स, ये वर्ब आ गया। ठीक है, और यही मेरा मुद्दा है बताने का, क्यों, क्योंकि प्लेस एडवर्ब आ गया, अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे। ठीक है, अब अंडर क्या प्लेस एडवर्ब है, सेंटेंस की शुरुआत वहां से हो रहा है, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, वर्ब आएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप कि बात यहां तक समझ में आया। चलिए, अगर देखो फ्रेंड ध्यान मग्न होकर अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे तभी चीजें बेहतर ढंग से समझ में आने वाला, अदरवाइज नहीं। अब देखो फ्रेंड्स अभी क्या कर रहा हूं, अब मैं ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे इसका पोजीशन बदलता है। देखो ऑब्जेक्ट को ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑब्जेक्ट तो हमेशा वर्ब के बाद होते हैं, चेक करो कैसे, हमने कहा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, यही स्ट्रक्चर होता है सभी टेंसेस का। अब देखो वर्ब की बाद में ही तो आता है ऑब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल आता है वर्ब के बाद में, यही तो बता रहा है, ऑब्जेक्ट को ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है। अब ये वर्ब चूंकि मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है फ्रेंड्स, इसके पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देखना, क्योंकि हम मैं बताऊं ट्रांजिटिव, या मैं ऐसे बता दूं, ऐसे वर्ब को मैं ट्रांजिटिव कहता हूं जिसका ऑब्जेक्ट उपस्थित हो। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट उपस्थित, क्या और किसी प्रश्न करने से उत्तर मिल रहा हो। ठीक है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वही होता है जिसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर उपस्थित न हो। ठीक है, क्या और किसी प्रश्न करने से उत्तर न मिल रहा हो, जिसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसे हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। और ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रयुक्त किया जाता है। जैसे चलो चेक करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है फ्रेंड्स, समझ में, ही प्लेस क्रिकेट, वह खेलता है, क्या खेलता है फ्रेंड्स बताओ, क्या और किसी प्रश्न करने से मिल रहा है कि नहीं, खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट मिल गया, अर्थात ये जो प्ले है वो क्या है फ्रेंड्स, एक वर्ब है जो सब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त हुआ। आगे दे ईट एग, वे अंडे खाते हैं। अब देखो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर जो लिखा ईट, एक कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर एग। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप ये बात आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, लिखा यदि ऑब्जेक्ट के पहले आर्टिकल या एडजेक्टिव का प्रयोग करना हो। अब आपको ये मैं बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद होता है कुछ एडवर्ब वगैरह जो होता है, इसके पहले क्या होता है मेन वर्ब, इसके पहले हो सकता है हेल्पिंग वर्ब हो या नहीं भी हो, और इसके पहले होता है सब्जेक्ट, ये सबको पता है। कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो होता है ना, इसके पहले अगर हम क्या यूज करने वाले हैं, या तो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे या तो फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स एडजेक्टिव। वैसे आर्टिकल भी एडजेक्टिव होता है, चूंकि मैं आर्टिकल में पढ़ाया हूं, अगर आप वीडियो ना देखो जरूर देखना फ्रेंड्स, चूंकि आर्टिकल भी एडजेक्टिव ही होता है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए आता है आर्टिकल, इसलिए वो भी एक एडजेक्टिव होता है। लेकिन चूंकि वो कभी प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता, इसलिए किसी भी बुक्स वगैरह में आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आर्टिकल नहीं रखा गया, बट मैं रखता हूं, मैं आपको पढ़ाया भी हूं। तो देखना यही है कि मेन मुद्दा ये है फ्रेंड्स, हमारा जो ये पॉइंट कह रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट के पहले क्या लिखना हो, या तो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे या तो एडजेक्टिव का प्रयोग करना हो, तो वर्ब के बाद सबसे पहले आर्टिकल आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा तथा अंत में ऑब्जेक्ट आएगा। किसके बाद, वर्ब के बाद, यानी ये वर्ब हो गया, इसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट है ना। अब मैं इसी चीज को ऐसे लिखना चाह रहा हूं, देखो फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्ट है ही, ये मेन वर्ब है। ठीक है, अब इसके पहले क्या होगा, हम आर्टिकल का भी प्रयोग करेंगे और एडजेक्टिव का, तो इसका पोजीशन क्या होगा, हम इसका प्रयोग करें या फिर इसका, एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल, तो सही कौन सा होगा फ्रेंड, देखो एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल नहीं प्रयोग करेंगे, ये मैं आपके एडजेक्टिव की क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं एक्सेप्शन में। ठीक है, वहां पर आप चेक करेंगे, इसका कभी कभी प्रयोग होता है कुछ वर्ड्स के साथ, अदरवाइज ये गलत है, और आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव ये सही है।
ऑब्जेक्ट के बारे में विशेषता बताने के लिए अगर हम एडजेक्टिव और आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब के जस्ट बाद पहले आएगा आर्टिकल, उसके जस्ट बाद आएगा एडजेक्टिव और अंत में आएगा ऑब्जेक्ट। यही इस पॉइंट का कहने का मतलब है। क्लियर फ्रेंड्स, चलो चेक करते हैं। लिखा ही बॉट अ गुड बुक। अब देखो फ्रेंड्स, लिखा है आपका जो नाउन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बुक है। वर्ब क्या है, बॉट है। अब इसके पहले एडजेक्टिव और आर्टिकल लगाना है, तो आर्टिकल तो आ गया ए और एडजेक्टिव क्या आ गया, गुड। क्या सेंटेंस सही है? हाँ बिल्कुल सही। अगर इसी को मैं बोलूं, क्या बोलूं फ्रेंड्स, जैसे लिखा ए गुड बुक, अगर मैं बोल दूं, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं गुड ए बुक, तब फ्रेंड्स आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। वही मेरा यहाँ पे बताने का मतलब है। अगर क्या सी सैंग अ स्वीट सॉन्ग। अब देखो फ्रेंड्स, आपका मेन नाउन ये है, इसके पहले एक आ गया एडजेक्टिव, उसके पहले गया आर्टिकल। ठीक है, ये भी सेंटेंस आपका क्या है, करेक्ट है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स कंप्लीटली। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं निम्न दशाओं में ऑब्जेक्ट वर्ब के पहले प्रयुक्त होता है। अब चेक करना ये है, अभी तक हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब की बात कर रहे थे फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट और वर्ब का। ऑब्जेक्ट और वर्ब का, हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये तो सबको पता है। अब ये निम्न दशाओं में ऑब्जेक्ट यानी ये वर्ब के पहले प्रयुक्त होता है, यानी कि इसके पहले आएगा। देखो वर्ब के पहले फ्रेंड्स, देखो जो रूल है वो तो आपको पहले से पता है कि हमेशा वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट, लेकिन कर रहा है कुछ ऐसे कंडीशन जिसकी क्या है, वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होता है। ये क्या है जरा देखो, पॉइंट नंबर 1 कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, जब ऑब्जेक्ट का काम करता हो। अब मैं आपको पढ़ाया हूं प्रोनाउन की क्लास में, रिलेटिव प्रोनाउन हमने कहा था यह वही व्यक्ति है, यह वही व्यक्ति है जो मुझे कल बाजार में मिला था। ठीक है, यह वही व्यक्ति है जो मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, प्रोनाउन की, रिलेटिव प्रोनाउन की क्लास में। अब यहाँ पे वही चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं फ्रेंड, तो जो ये ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आएगा। ध्यान देना फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब यहाँ पे है। अब ऐसा रूल बनेगा, और आपको पता है सब्जेक्ट वगैरह इधर रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, या हो सकता है इधर भी सब्जेक्ट आ जाए, तो यही चीज यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब आगे चेक करते हैं एग्जाम्पल के साथ। दिस इज द पेन दैट ही बॉट यस्टरडे। अब चेक करो ये फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉट मतलब खरीदा, किसने खरीदा, वही तो सब्जेक्ट होगा, ही यानी किसने खरीदा, यह यहाँ पे सब्जेक्ट है। ही बॉट क्या खरीदा, ऑब्जेक्ट यहाँ से गायब है, ऑब्जेक्ट यहाँ है क्या, नहीं है, बल्कि कहाँ मिला, ही के पहले, ये दैट है। इसी को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। फ्रेंड्स, प्रोनाउन की क्लास जरूर करना। प्रोनाउन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वीडियो आपके सामने होगा, आपके यूट्यूब चैनल पढ़ा है। प्रोनाउन का रिलेटिव प्रोनाउन जरूर पढ़ना, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसी को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती। अब इसी को उसने खरीदा, अब ये दैट किसको इंडिकेट कर रहा है, इसके पहले वाले वर्ड को। लिखा है द पेन, दिस इज द पेन, यह वही कलम है। जैसे मैं इसको बता दूं ना, मैंने कहा क्या, दिस इज द पेन, यह वही कलम है दैट ही बॉट यस्टरडे, जिसे उसने कल खरीदा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा कहने का मतलब है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, दैट है। किसके पहले आया, वर्ब के पहले आ गया, ये बताने का मतलब है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, यह वही समस्या है, विच अफेक्ट्स मी बैडली, जो मुझे बुरी तरह प्रभावित करती है। यह वही समस्या है जो मुझे बुरी तरह प्रभावित करती है। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि यहां पर अफेक्ट एक वर्ब है, ठीक है, विच क्या है, जो प्रभावित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और ये आपका वर्ब हो गया। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब ये क्या हो गया फ्रेंड्स, यही आपका एंटीसीडेंट है जो इस सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, इस सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, ये वही समस्या है, विच अफेक्ट्स मी बैडली, जो मुझे बुरी तरह प्रभावित करती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जरा देखिएगा, ऑब्जेक्ट को पहले न करके सब्जेक्ट को कर दिया गया है। ये जो मी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट उपस्थित है अपने स्थान पर। ठीक है फ्रेंड, तो पॉइंट नंबर 1 से ही हम लोग कंप्लीटली समझेंगे। ये सेकेंड नंबर पर जो है वो ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर है, जो जैसा हम लोग रूल में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम दिखाते हैं आपको पॉइंट नंबर 2। ये था रिलेटिव प्रोनाउन के केस में, जब ऑब्जेक्ट का कार्य करता है रिलेटिव प्रोनाउन, उस केस में हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के पहले प्रयुक्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा देख चेक करते हैं। कह रहा है जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के समान प्रयुक्त हो। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको मैं पढ़ा चुका हूं फ्रेंड्स, ये भी आप चाहे तो देख सकते हैं। जब जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसके रूप में हो, ऑब्जेक्ट के समान प्रयुक्त हो या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तब तब हमारा जो वर्ब होगा, वर्ब कहाँ मिलेगा, सब ऑब्जेक्ट के, हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले मिलता है, अब बाद में मिलेगा। देखो, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो व्हाट है।
यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, व्हाट डू यू वांट। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, वांट है। ये तो आपका क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, और ये क्या है आपका मेन वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट आपका यू है। ठीक है, बट ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, व्हाट है, ये है। ठीक है, यानी कि हम लोग जो पढ़े हैं वो वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट, अब इस कंडीशन में क्या रहा है, वर्ब के पहले आ रहा है ऑब्जेक्ट। यही मेरा बताने का तो रूल है। अब आगे कह रहा व्हाट डज ही ईट इन द मॉर्निंग, वह सुबह में क्या खाता है। तो फ्रेंड्स वह जो भी खाता है वही तो ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या खाता है वही पूछा जा रहा है। तो व्हाट यहाँ पे कौन से वर्ब है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इस कंडीशन में भी हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब के पहले आएगा। यही यहाँ पर बताने का जो मेन प्रोसेस था वो यही है। ठीक है डियर, अब बात करते हैं रूल नंबर 10 का। तो रूल नंबर 10 क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है, चलो चेक करके देखते हैं। लिखा कभी कभी सकारात्मक नकारात्मक वाक्यों के अंत में एक क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन फ्रेज जोड़कर इसे प्रश्नवाचक बना दिया जाता है। फ्रेंड्स पहले आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन टैग वेरी इंपॉर्टेंट, एक नया टॉपिक है, एक दूसरा चैप्टर है। ठीक है, अब उसका चैप्टर हम लोग बाद में पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर आ गया है रूल नंबर 10 में, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट जरूर दूंगा कि आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, आप परेशान बिल्कुल न। कहा गया है कभी कभी सकारात्मक नकारात्मक वाक्यों के अंत में, यानी कि अफर्मेटिव नेगेटिव वाक्यों के अंत में एक क्वेश्चन फ्रेज जोड़कर इसे प्रश्नवाचक बना दिया जाता है। यानी कि आपका सेंटेंस रहेगा क्या, अफर्मेटिव, या आपका सेंटेंस रहेगा क्या, नेगेटिव, लेकिन उसमें हम क्या जोड़ देंगे, क्वेश्चन फ्रेज को जोड़कर हम क्या कर लेंगे, उसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बना देते हैं। इसी क्वेश्चन फ्रेज को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं, या कभी कभी टैग क्वेश्चन भी कहते हैं। इसको और भली भांति समझना हो फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे वाले स्लाइड को देखेंगे। लिखा है प्रश्न का ऐसा अंश या भाग जो वाक्य के मेन वर्ब पर जोर देने के लिए अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में, ये बात नोट करना है, अंत में आता है। प्रश्न सभी क्या होते हैं, ऐसे होता है, हाँ बिल्कुल। अभी मेरे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव, ठीक है, तो लास्ट में क्या लगता है, फुल स्टॉप। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि इसी के अंत में यहां पर मैं क्या कर दूं, कुछ प्रश्न का एक भाग जोड़ दूं, कुछ प्रश्न का एक ऐसा अंश जोड़ दूं जिसकी वजह से यहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाए और ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव या नेगेटिव जो था वो क्या बन जाए, इंट्रोगेटिव बन जाए। इस केस में हमारा यही सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग कहलाएगा। पूरे सेंटेंस को नहीं, बल्कि कॉमा लगा के जो हम जोड़ेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं। आइए इसको कंप्लीटली हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक जो एग्जांपल है समझने के लिए, समय यू लाइक टी, तुम क्या करते हो, चाय पसंद करते हो। यू लाइक टी, तुम चाय पसंद करते हो। डोंट यू, क्या तुम नहीं पसंद करते हो। अब देखो फ्रेंड्स, सेंटेंस आपका ये अफर्मेटिव यहां से यहां तक जुड़कर क्वेश्चन मार्क लग गया, यानी इंट्रोगेटिव हो गया, और यही सेंटेंस आपका यहां से यहां तक केवल क्या कराएगा, क्वेश्चन टैग। एग्जांपल में सेकंड में, अमित लाइक्स कॉफी, अमित क्या करता है, कॉफी को पसंद करता है। डजंट ही, क्या वह नहीं करता है। यानी हम ऐसे बात करें फ्रेंड्स जहां पर कोई दुविधा वाली बात हो कि ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बीच की जो कड़ी होता है उसी को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं, जो हिंदी वाक्य में न से डिफाइन करते हैं, न। ठीक है, इसको और अच्छे समझने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मैं कहानी आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखो फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है, आप कहीं पर जाते हैं, बस स्टॉप पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, ठीक है, कहीं पर आप किसी से मिलते हैं, ऐसे देखते रहते हैं, ऐसा लगता है कि यार वो मुझे कहीं देखा हूँ। ठीक है, कुछ लोग होते हैं नहीं बोलते हैं, वो दोनों आपस में चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, वो पूछने का प्रयास करता है, तुम मुझे जानते हो ना, या मैं तुम्हें देखा हूं कहीं, तो कहता है तुम जानते होगे, यानी कि जैसे पूछता तुम मुझे जानते हो ना। अब जैसे वो पूछा, क्या पूछा फ्रेंड्स, इस तरीके से करके लास्ट में न लगाया और क्वेश्चन मार्क, यही बन गया आपका क्वेश्चन टैग। अब फ्रेंड्स ये समझना था, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में तो ये रहता ही रहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क अंत में रहता ही रहता है। तो वहां पे आपको पता है, या तो डब्ल्यू टाइप का होता है, या तो क्या होता है, यस नो टाइप का होता है। डब्ल्यू टाइप प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट इस तरीके से जाता है, और अंत में क्वेश्चन मार्क, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यस नो टाइप का मतलब होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, क्या रहेगा फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट इस तरीके से जाता है, अंत में क्वेश्चन मार्क, तब भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है, आपका सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा, उसके बावजूद भी हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना दिया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं फ्रेंड्स। बेहद इंपॉर्टेंट था, है ना। जैसे कि छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, कुछ फ्रेंड होते हैं, खाना खाने के टाइम पे या बनाने के टाइम पे कुछ लोग आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है यार पता नहीं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई व्यक्ति आया और मैं खाना बना रहा हूँ, ठीक है, मेरा फ्रेंड आ गया और बनाने के ही टाइम पे आया, और मुझे पूछना है उससे, मैं पूछूंगा यार पता नहीं खा के आया है कि नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा, खाना खाओगे ना, खाओ तो निकाल दूँ, ऐसा हम लोग बोलते हैं कि नहीं, तो पूछना क्या पड़ेगा, खाना खाओगे ना।
अगर न बोले हैं तो इसका मतलब मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर वो खाया है तो बोलेगा हाँ, नहीं खाया तो बोलेगा नहीं, यानी कि हमें संदेह है। जहां पर डाउट क्रिएट हो फ्रेंड्स कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक वाक्यों को ही हम क्वेश्चन टैग के माध्यम से जोड़ देते हैं। और समझने के लिए फ्रेंड्स समझना होगा कि जब जब हमारा सेंटेंस, ध्यान देना, अगर देखो दो ही सेंटेंस है, या तो आपका सेंटेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, या तो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। दो ही सेंटेंस तो होते हैं फ्रेंड, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तब क्या होगा, नेगेटिव है तब क्या होगा। पॉजिटिव सेंटेंस के केस में जब हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा नेगेटिव, और नेगेटिव सेंटेंस के केस में हमारा जो टैग बनेगा वो बनेगा क्या, पॉजिटिव। कैसे बनेगा आइए समझाते हैं, ठीक है। इसमें शॉर्टेड फॉर्म का यूज किया जाता है। चलो फ्रेंड्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ यहां से हम लोग चलते हैं, यहां तक सेंटेंस है पूरा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पे जैसे एक सेंटेंस पूरा हो गया, अब हमको क्या करना है, जैसे सेंटेंस यहाँ पूरा हो कॉमा लगेगा, अब क्या करेंगे, इसी हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ रखेंगे और नेगेटिव के साथ, ध्यान देना, नॉट को हम नहीं जोड़ेंगे, NOT को नहीं जोड़ेंगे, बल्कि ओ को हटा देंगे, ओ को हटाएंगे और एक अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। यानी कि अगर मैं बोलूं कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है डू है, ठीक है। अब इसमें हमें नॉट जोड़ना है, और शॉर्टेड फॉर्म रहेगा फ्रेंड, ध्यान दीजिए, डू और नॉट अलग नहीं रहेगा। जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, डू और नॉट का एन इसमें जोड़ देंगे, ओ हटा देंगे और अपॉस्ट्रोफी लगा के टी लगा देंगे, डोंट बन जाएगा। क्लियर फ्रेंड। तो डोंट, और एक चीज, ये अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो इसका यहाँ पे प्रोनाउन के केस में आ जाएगा। ये अगर क्या प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा, ठीक है। ये सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कुछ भी हो, नाउन कुछ भी हो, लेकिन जब यहाँ पर हम लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसका प्रोनाउन लिखेंगे, जेंडर सेम हो, ठीक है फ्रेंड्स। सिंगुलर प्लूरल के यानी उसका नंबर और पर्सन ये डिफाइन करने के साथ साथ। अब देखो फ्रेंड्स, एक दूसरी बात यहाँ पर और आई आपके सामने। पहला बात तो ये समझ में आ गया, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो रहा है तो हम सेंटेंस को क्या बना दे रहे हैं, नेगेटिव, यहाँ से पता चला। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, तो हम क्या बना दिए, हेल्पिंग वर्ब यानी नॉट को हटा दिए, तो पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। इसी को हम बोलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन टैग। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट सेकंड सेंटेंस हो गया और ये क्या हो गया, फर्स्ट सेंटेंस में। यही आपका क्या कहलाएगा डियर, क्वेश्चन टैग कहलाएगा। यही मुझे यहाँ पे बताना था। अब चलो कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं फ्रेंड्स। ये टॉपिक आपके वर्ब का नहीं है, फिर भी हम लोग वर्ब का ही यूज कर पा रहे हैं, इसलिए वर्ब टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आई होप कि बात आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगर नहीं तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ठीक है। जब जो हमारा सेंटेंस रहेगा पॉजिटिव, उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। जब जो हमारा सेंटेंस होगा नेगेटिव, उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब आइए हम आपको दिखाते हैं एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, राम रीड्स, राम पढ़ता है। अब देखो प्रेजेंट डिफिनिट है, तो प्रेजेंट डिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है फ्रेंड्स, डू या डज होता है। तो चूंकि राम सिंगुलर है, ऐसे एस यहाँ पे जुड़ा है, उस केस में हम डज लिखेंगे। और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नॉट को ही जोड़ेंगे, लेकिन ओ हटा देंगे। ये जो ओ है इसको हटा के और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। नॉट के स्थान पर क्या लगाएंगे, ये अपॉस्ट्रोफी, छोटा सा कॉमा को हम अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं, और उसको हम अंट पढ़ देंगे। क्या पढ़ देंगे फ्रेंड्स, अंट, या कभी कभी हम लोग इस तरीके से भी बोलते हैं, यानी कि नॉट में से ओ हटा देंगे और उसके स्थान पे अपॉस्ट्रोफी लगाकर हम उसको अंट पढ़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यही बात यहाँ पे समझना था। अब आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से। राम रीड्स, राम पढ़ता है। अब डजंट ही, अब नेगेटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव बनाना होगा। नॉट का मैंने ओ हटाकर अपॉस्ट्रोफी एस लगा के टी लगा दिया, और राम चूंकि एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर है, तो ही आएगा उसका प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यही है आपका क्या, क्वेश्चन टैग। सेकेंड एग्जाम्पल कर रहा है, दे आर नॉट राइटिंग एन एसे, वे एक निबंध नहीं लिख रहे हैं। अब फ्रेंड्स बताओ, सेंटेंस नेगेटिव है, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब है आर, तो हम ले लिए आर। सब्जेक्ट है आपका क्या, दे, तो प्रोनाउन के केस में ऑलरेडी है, मैं प्रोनाउन लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। ये है आपका क्वेश्चन टैग, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड एग्जांपल, हरीश इज देयर, हरीश वहां है। अब देखो फ्रेंड्स, इज पॉजिटिव सेंटेंस है, सेंटेंस आपका सकारात्मक है, तो इज को हमने ले लिया। अब नॉट जोड़ना है, नॉट का ओ हटा के अपॉस्ट्रोफी टी लगा दिया, अंट हो गया, तो इजंट हो गया। हरीश इज देयर, इजंट ही। अब ही कहां से आ गया, हरीश चूंकि ये क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन है, इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, ही। यही आपका क्या बन गया, क्वेश्चन टैग। फोर्थ नंबर में, इट इज फाइन वेदर, यानी कि यह अच्छा मौसम है। अब फ्रेंड्स इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर, अब सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, हमारा हेल्पिंग वर्ब इज है, हमने ले लिया इज। सेंटेंस पॉजिटिव, नॉट का ओ हटा के अंट बोल दिया, इजंट हो गया। सब्जेक्ट आपका इट था, मैंने प्रोनाउन इट को इट ही मानते हैं, तो ये भी आपका क्या बन गया, करेक्ट। ये आपका क्या बन गया, क्वेश्चन टैग। अगला, रेखा इज नॉट कमिंग, इजंट सी। अब देखो फ्रेंड्स, रेखा आपका क्या है, फेमिनिन जेंडर है, इज नॉट नेगेटिव सेंटेंस, तो हम यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखेंगे, इजंट। अब देखना ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉट आया,
अब आपको चेक करना है सेंटेंस सही है गलत। जैसे ही नॉट आया और यहाँ पे भी नेगेटिव है, सेंटेंस हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कि सेंटेंस हमारा जब नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए था और नहीं है तो इसलिए गलत। तो इसका करेक्शन क्या होगा फ्रेंड? रेखा इज नॉट कमिंग तो हम क्या लिखेंगे? इज सी, इज सी। अब इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गया, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस से इसलिए नॉट हटाएंगे। और रेखा चूंकि एक फेमिनिन जेंडर है उसका प्रोनाउन सी होता है, मैंने यहाँ पे सी लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया क्वेश्चन टैग। अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा था वो समझते हैं। ठीक है, कह रहा है कि प्रश्न का ऐसा जो वाक्य मेन वर्ब पर जोर देने के लिए अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में के अंत में प्रयुक्त होता है। ठीक है, कभी कभी सकारात्मक नकारात्मक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन टैग क्वेश्चन फ्रेज को जोड़कर प्रश्नवाचक बना दिया जाता है, जिसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया फ्रेंड्स? अब हम बात करते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं सॉर्टेड फॉर्म किसी भी टेंस का। अभी तो मैंने क्या बताया? इज का बताया, डू का, डस का बताया। अब सॉर्टेड फॉर्म हमें बताना है। ठीक है, डू नॉट को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? आपको बताना है, समझ करके आप बता सकते हैं डोंट। ठीक है, डिड नॉट क्या बनेगा? डिडंट। इज नॉट बन गया क्या? इज एंड, इजंट। अब देखो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यहां पे आता है एम नॉट और आर नॉट का इक्वल टू होता है आरंट। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे बनेगा आरंट। देखो फ्रेंड्स, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? एम नॉट को बोलते हैं। एम नॉट को जबरदस्ती बनाएंगे, कहेंगे एमंट होता है। ठीक है, ये फ्रेंड्स इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ध्यान देना। इंग्लिश सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड एमंट नाम का है ही नहीं। जबरदस्ती बनाने का दुष्प्रयास मत करना। छुआछूत रोग की तरह ही फैलने लगता है। कोई भी व्यक्ति एक बार बोल दिया, उसका सुन सुन के 4 लोग सुने, वो आपस में दूसरे को सुनाए, ऐसे सुन सुन के वर्ल्ड फेमस होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, बट एम नॉट इक्वल टू एमंट नहीं होता है फ्रेंड्स, याद रखना। एम नॉट इक्वल टू हमेशा क्या होता है? आरंट होता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। तो एम नॉट इक्वल टू आरंट और आर नॉट इक्वल टू आरंट तो होगा ही होगा, लेकिन हैज नॉट इक्वल टू क्या होता है? हैजंट। ध्यान देना, हैजंट। हैव नॉट क्या होगा? हैवंट। इसी प्रकार विल नॉट का होगा वांट। ठीक है फ्रेंड्स, विल नॉट का क्या हो जाएगा? वांट। और शैल नॉट का शैंट। इसी प्रकार कैन नॉट का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कांट। ठीक है फ्रेंड्स, सभी के अंत में आएगा और उसको हम अंट पढ़ देंगे, वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हैज अंट, ठीक है, हैव अंट, वांट, शैंट और कांट। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब है कि इसी सभी को हम लोग सॉर्टेड फॉर्म बोलते हैं और यही सॉर्टेड फॉर्म आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो आपको यही यूज करना है। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बन सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एग्जाम्पल दे विल बी कमिंग। अब देखो फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। तीनों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखा है दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी इजंट आई। अब देखो फ्रेंड्स, सेंटेंस को पूरा करना है। दे विल बी कमिंग, वे आ रहे होंगे, टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी, फेयरवेल पार्टी को अटेंड करने के लिए। अब फ्रेंड्स ये चेक करना, इजंट है आई। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है दे और आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब विल। सब्जेक्ट आपके क्या है? आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव, बनेगा क्या? नेगेटिव। तो क्या बनेगा फ्रेंड्स? वांट दे। ऐसा होना चाहिए था। क्या ऐसा आया यहाँ पे? वांट दे नहीं, यही हमारे में एरर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आगे चेक करते हैं। आई एम राइट, मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं। ठीक है, एमंट आई होगा, आरंट आई होगा। ठीक है, इजंट आई, हैजंट आई। तो आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एम नॉट लगाएंगे तो एमंट बनेगा नहीं, उसका बनता है आरंट। डायरेक्ट यही लगाइए बी वाले को, डी कैंसिल, सी कैंसिल। नेक्स्ट है आई डिड नॉट ब्रेक इट, मैं इसे नहीं तोड़ पाया, मैं इसे नहीं तोड़ पाया। तो क्या होगा? आई डिड नॉट ब्रेक इट। आगे क्या होगा? इसका क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स? हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? प्रोनाउन। तो क्या हो जाएगा? डिड आई। क्या चेक करेंगे? डिड और आई कहां पर है? डिड आई पहले वाले में, तो डिडंट होगा क्या? डिडंट आई गलत। हैवंट आई और हैव आई, ये दोनों ही क्या हो गए फ्रेंड्स? कैंसिल हो गए। ठीक है, ये फ्रेंड्स था आपका क्वेश्चन टैग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब बचे सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर वर्ब। रूल नंबर 11 फ्रेंड्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।